नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग गुलाल और खुशियों के इस त्योहार में किसी तरह की विघ्न न आई होगी, यह दुआ मैं करता हूं। आप सब बिल्कुल सुरक्षित, शांतिमय और आनंदित प्रफुल्लित होकर के होली मना रहे होंगे, या भारत के कुछ भूभाग में जहां पर कल होली मनाई जाएगी वहां एकदम आप सुरक्षित होली मनाएंगे। इस मनोकामना के साथ, इस इच्छा के साथ मैं राकेश परमार पुनः एक बार आपको सादर प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि वो आपके और हमारे भविष्य को परिलक्षित करेगा, भविष्य को बताएगा कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। मित्रों, दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। मेरा मानना है कि सबसे पुराने लोकतंत्र भी हम ही हैं। ये बहस का मुद्दा हो जाएगा कि कौन पुराना है और कौन बड़ा है, लेकिन निर्विवाद रूप से बड़े लोकतंत्र है। इतनी ज्यादा जनसंख्या वाला देश जो सीधा अपना रहनुमा चुनती है वह हम ही है। तो सबसे बड़ा चुनौती भी हमारे सामने होगी कि हम कैसे सुचारू रूप से चुनाव प्रक्रिया को चलाएं। उससे भी बड़ी चुनौती होगी कि हम कैसे सुशिक्षित या स्वजन या हमारे हितों की रक्षा करने वाला या सर्वगुण संपन्न जनप्रतिनिधि चुने। यह वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है चुनाव प्रक्रिया में कहीं कोई खामी रह जाए, कोई मतदान देने से रह जाए, किसी के मतदान में कोई गड़बड़ी हो जाए, किसी का नाम में अशुद्धि हो जाए, यह है होना, यह भी नहीं चाहिए, यह भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन फिर भी इसको थोड़ी देर के लिए अगर कुछ कमी है तो इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जनप्रतिनिधियों के चयन में सर्वोत्तम चयन कैसे हो, यह विवाद का विषय है, विचार का विषय है। और आज का मेरा फोकस इसी पर है, क्योंकि आप अब बहुत जल्द अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो भारत के संसद में आपका प्रतिनिधित्व करेंगे और आपके भविष्य निर्माण के लिए, आपके भविष्य के लिए खाका तैयार करेंगे, योजना बनाएंगे। मित्रों, जनप्रतिनिधियों का चयन आपने कैसे कैसे के लोगों को किया है, इस पर अगर बहस होगी तो दूसरे तरफ चला जाएगा और हो सकता है आपको बुरा लगे। वह इसलिए कि अभी एक ताजा उदाहरण है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घोटाले में गिरफ्तार हुआ है। अब घोटाला कौन किया है, कितना किया है, या कौन लोग घोटाला नहीं करते, सिर्फ केजरीवाल ने किया है, यह मुद्दा नहीं है। वहां जो जाएगा वो घोटाला करेगा, या केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के समय ही बता दिया था, हम ही लोग समझ नहीं पाए थे। उसने स्वयं कहा था कि ये सीट में ही कोई कमी है, जो इस पर बैठता है खराब हो जाता है, इसीलिए हम भी बैठ के देखना चाहेंगे। उसने अन्ना आंदोलन में कहा था ये बात। खैर, वो बैठा और खराब हुआ। लेकिन आपको कितना अनपढ़, बेवकूफ, नासमझ नेता मानते हैं, इसका एक वानगी आपके सामने रखता हूं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो बवाल हुआ, जो सवाल हुआ, वो उस पर मैं नहीं जा रहा, वो बाद में आऊंगा। दो चीजें बड़ी चर्चा में हुई अरविंद केजरीवाल की, दो चिट्ठी। एक चिट्ठी को उसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़े ही अदाकारी से प्रस्तुत किया। मीना कुमारी आज होती तो दोबारा मर जाती, क्योंकि मीना कुमारी भी शर्मा जाती जिस ट्रेजेडी स्टाइल में उसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया है।
तब मुझे भारत की उस संस्कृति पर गौरव होता है कि भाई शादी 36 में मिलने के बाद ही होता है। वह सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल में जरूर मिला है, क्योंकि ड्रामा क्वीन या भी केजरीवाल अरविंद से कम नहीं है। दूसरा चिट्ठी उसने अपने एक और होनहार मंत्री के माध्यम से जारी कराया, आतिशी मारलेना ने जो चिट्ठी जारी किया उसमें जल बोर्ड के कामों के विषय में था। कल मैं अपना पूरा वीडियो इसी पर रखा था, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करूंगा। चर्चा उन 2 चिट्ठियों पे करूंगा। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की वो दोनों चिट्ठी टाइप की हुई है, मतलब कंप्यूटर प्रिंटेड है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल को कोई सेक्रेटेरिएट तो दिया नहीं गया है, क्योंकि सजायाफ्ता मुजरिम को सेक्रेटेरिएट नहीं दी जाती, ना ही कंप्यूटर इस्तेमाल दिया जाता है, ना ही उसको कोई स्टेनोटाइपिस्ट मुहैया कराई जाती है। यह सुविधा हमने नहीं दिया, तो वह चिट्ठी प्रिंट कैसे हुआ? और दूसरा कि उसके मन में यह ख्याल आया कैसे कि भाई मैं जेल के अंदर से चिट्ठी जारी करने की ड्रामा करूंगा और लोग मान लेंगे कि जारी किया है, कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। या वो ये जान गया है कि आप इतने अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं कि आपके दिमाग में बात ही नहीं आएगी, आपके दिमाग में बात आएगी कि भाई हमारा नेता गिरफ्तार है फिर भी हमारा चिंता कर रहा है। जैसा कि सुनीता केजरीवाल ने बताया कि केजरीवाल जी ने लिखा है कि मेरी बहनों को चिंता है कि क्या उनका 1000 रुपया बंद हो जाएगा। नहीं, आपका बेटा है, आपका भाई अभी जेल में है, जिंदा है। यह लिख के भेजा है केजरीवाल या सुनीता ने बताया। मेरे को केजरीवाल ने चिट्ठी नहीं दिया था, मैं सुनीता की बात पर भरोसा कर रहा हूं, क्योंकि वो IRS ऑफिसर है। सुनीता केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल से भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी है, दोनों सेम बैच के हैं। आतिशी मारलेना कैबिनेट मंत्री है, 1 से ज्यादा प्रभार है उसके पास में। जल बोर्ड जिसके लिए चिट्ठी लिखा था केजरीवाल ने, वो भी उसी के पास है। वो एक अलग विवाद का विषय है कि भाई कैबिनेट मंत्री के रहते हुए दूसरा आदमी इंटरफेयर किया। तीसरा कार्यकाल अरविंद केजरीवाल का चल रहा है। जब जेल के बाहर था तो कभी कोई चिट्ठी और निर्देश जारी नहीं किया। हर मंच पर केजरीवाल ने कहा है कि मैंने कोई मंत्रालय नहीं रखा है, मैंने डिपार्टमेंट बांट दिया है, मैं तो जनसेवा के लिए हूं। मतलब जब बाहर था तो उसने कभी कोई निर्देश अपने किसी मंत्रालय को नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केजरीवाल ने कहा है। कई बार केजरीवाल से पूछा कि भाई आप अपने पास कोई मंत्रालय क्यों नहीं रख रहे, तो बोला कि देखिए मुझे अपने मंत्रियों पर भरोसा है और मैंने काम को बांट दिया है, मैं तो सिर्फ संगठन देखूंगा, मैं और कुछ नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को अपने मंत्रियों पर भरोसा बिल्कुल ठीक है, काबिल लोगों को मैं चयन करता हूं। तो जो आदमी बाहर था उसने कोई निर्देश कभी जारी नहीं किया, जेल में गया तो उसने निर्देश जारी कर दिया। यह वो इसलिए सोच सकता है कि वो आपको समझ रहा है कि आप यह सब चीजें नहीं समझ रहे क्योंकि आप मूर्ख हैं। मैं बार बार आपको मूर्ख कर रहा हूं, इस बात का मुझे कतई अफसोस नहीं है, क्योंकि आप हैं या वो मानता, मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूं कि बड़ा समझदार, होशियार और विद्वान आदमी है। लेकिन अगर आपको वो होशियार और विद्वान समझता तो क्या इतनी बड़ी भूल करने की साहस करता? क्या अमेरिका का कोई नेता जेल में से चिट्ठी लिख सकता है जबकि उसके पास सेक्रेटेरिएट नहीं? अमेरिकी नागरिक नहीं पूछेगी कि ये 84 तेरे को मिला कहां, स्टोनो मिला कहां, टाइपराइटर मिला कहां, या प्रिंटर मिला कहां जिससे ये प्रिंट हुई। मान लिया अरविंद केजरीवाल खुद भी लिख सकता है, वो लिखने पढ़ने वाला आदमी है और उसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती, और वो लिख के प्रिंट कर सकता है। वो प्रिंटर भी ऑपरेट करने आता है, उसे आता ही होगा क्योंकि यार अफसर है। लेकिन उसके लिए भाई कम से कम एटलीस्ट एक लैपटॉप या टैबलेट वो जो मोबाइल का बड़ा स्वरूप को टैबलेट बोलते हैं, या मोबाइल ही दिया गया हो जिसे लिख करके और ब्लूटूथ के माध्यम से प्रिंटर के पास भेज दे। ईडी जिसके गिरफ्त में है वो कारण ये सुविधा हमने नहीं दिया हुआ है। तो क्या एक और घोटाला केजरीवाल जेल में जाते जाते कर दिया, चिट्ठी घोटाला? मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल कहता नहीं कि हम राजनीति बदलने आए हैं। वाकई में अरविंद केजरीवाल ने राजनीति बदल दी, क्योंकि जेल से चिट्ठी अब तक किसी भी नेता ने नहीं लिखा था सरकार को, सरकार चलाने को। लोग अपने घर में लिखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कई बार अपने पुत्री को चिट्ठी लिखे हैं, गांधी जी ने कई बार चिट्ठी लिखा है। ये लोग जब जेल जाते थे तो चिट्ठी लिखते थे।
लेकिन तब था कि वो जेल प्रशासन उनको चिट्ठी मुहैया कराता था, पोस्ट कार्ड देता था, कागज पेन पेंसिल देता था लिखने के लिए। ये वाला प्रशासन नहीं दिया है, बिना दिए ही लिख गया। इतना काबिल है केजरीवाल आपके नजरों में, यह बनना चाहता है। सुधार की जरूरत तब और पड़ जाती है जब इस स्तर तक के भी नेता आपके साथ खेल करते हैं और आपको समझ नहीं आता, आपके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। तब समझिए कि चुनाव में सुधार की कितनी नितांत आवश्यक है। चुनाव में सुधार की आवश्यकता तब और पड़ती है जब आप पीएचडी स्कॉलर हैं और 8वीं में 8 बार फेल आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान दे रहे हैं और लंबी लाइन में लगे हुए हैं, घंटों धूप में खड़े हैं, जाड़े में खड़े हैं, आंधी तूफान आ गया तब भी खड़े हैं, जिस तरह से हमारे जवान बॉर्डर पर खड़े होते हैं। क्योंकि आपको उस आदमी को मतदान देता है जो 8वीं तक भी पढ़ाई नहीं किया है और आप पीएचडी स्कॉलर हैं। चुनाव सुधार की जरूरत तब इसलिए पड़ती है कि जो नेता का आमदनी का कोई स्रोत नहीं, नौकरी का फॉर्म भरने की पात्रता ही उसके पास नहीं है और सांसद और विधायक के रूप में कुछ गिने चुने पैसे उसको तनख्वाह और पेंशन के रूप में मिल रहा है, लेकिन हर साल जब वो एफिडेविट देता है तो कहता है कि पिछले साल 100 करोड़ की संपत्ति थी, अब 200 करोड़ की हो गई है। कहां से हुई है यह वो ना बताता है, ना ये बताना पसंद करता है, ना ही बताने की कोई उसके दिमाग में बात आती है, क्योंकि वो आपके दिमाग पर भरोसा कर रहा है कि आप ये मान जाएंगे कि नेताजी पिछले बार 50 करोड़ में थे, आज 500 करोड़ में हो गए हैं। कोई बात नहीं है, नेता है। चुनाव में सुधार की जरूरत तब और पड़ती है। चुनाव में सुधार क्यों पड़ती है, क्यों चुनाव सुधार की जरूरत पड़ रही है? वो इसलिए कि एक नेता चुनाव लड़ता है कांग्रेस से, जीतने के बाद पार्टी बदलता है भाजपा, और अगर भाजपा में मंत्रिमंडल में या उचित सम्मान मतलब उसको कमाने का मौका नहीं मिला तो वो तीसरे पार्टी में चला जाता है। फिर 5 साल तक सत्ता में राज भोगता है और जब देखता है कि ये पार्टी का सत्ता चला गया और सत्ता में अब आने की उम्मीद नहीं है तो फिर उस पार्टी में चला जाता है जिसमें सत्ता आने के चांसेस हैं या सत्ता आ चुका है। उसके बावजूद भी वो आपके दिए मतदान का अकाउंटेबिलिटी उसके पास नहीं है। वो यह नहीं सोचता कि जिस जनता ने मुझे वोट दे करके भेजा है उससे पूछ लूं, उससे इजाजत ले लूं, क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व है। जिस तरह से आदमी अपना नौकर भेजता है, आप नौकर ना कहें, आपने उसको नौकरी पर नहीं रखा, लेकिन आपका ही आदमी है ना, आप ही ने तो उसको भेजा है। तो भेजा है आपने उसको कांग्रेस प्रतिनिधि बना करके, क्योंकि आपको कांग्रेस की विचारधारा में आस्था था। क्योंकि नेता के नाम पर तो मतदान होता नहीं है, मतदान तो चुनाव चिन्ह के सामने होता है और चुनाव चिन्ह पार्टी का होता है। तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाया, मतलब या तो आपने हाथ के पंजे के सामने दबाया होगा, या कमल के फूल के सामने दबाया होगा, या साइकिल पर दबाया होगा, या हाथी पर दबाया होगा, या तीर धनुष पर दबाया होगा, चक्र सुदर्शन पर दबाया होगा, लालटेन पर दबाया होगा, 2 पत्ती पर दबाया होगा, किसी पर दबाया है। बटन तो सिंबल के सामने दबी, लेकिन जीतने के बाद वो उसका सिंबल का कोई मतलब उसको खुद ही याद नहीं कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ता हूं। इतनी पार्टी बदल चुका होता है 5 साल के अंदर। लेकिन तब भी आप जब अगले बार आता है तो आप उसको मतदान देते हैं और पिछले से भी ज्यादा भारी मतों से गिरा करके भेजते हैं। चुनाव में सुधार की जरूरत और ज्यादा पड़ जाती है। चुनाव में सुधार की जरूरत इसलिए है कि आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो 4 दुकान पर जाते हैं, 5 बार बैगन को उठार पलट करके देखते हैं। सवेरे का बैगन शाम को बन जाएगा, किसी किसी का अगले दिन तक जाता है। गांव में हो या देहात में, कितना हो शहर में फ्रिज पड़ा है, लेकिन 15 दिन की सब्जी कोई फ्रिज में नहीं रखता। अब कुछ लोग रखते होंगे तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं भी 1987 से शहर में हूं और 90 से मेरे पास फ्रिज है, क्योंकि पत्नी 90 में मेरे साथ दिल्ली आ गई थी। तो जब तक मैं अकेले था हमको खाने की जरूरत नहीं थी, हम खाए जैसे मर्जी किया खा लिया। लेकिन जब पत्नी आई तो सुचारू रूप से खाना बनाने के लिए किचन बनाना पड़ा, किचन का जुगाड़ करना पड़ा, तो उसमें सबसे पहले फ्रिज की जुगाड़ करनी पड़ी। तो 90 से लेकर के आज 2024 में मैं बैठा हूं, हमने तो नहीं सुना कि किसी 15 दिन की कोई सब्जी मैं लाया हूँ। पत्नी रोज शाम को झोला लेकर मंडी जाती है और 4-5 बजे जाते हैं, 7-8 बजे सब्जी बन जाता है। तो जो 1 दिन 1.5 दिन
आपके पास सब्जी रहने वाला है, उसको मैं देखता हूं कि औरतें दिन भर मंडी में घूमती रहती हैं। ये इस मंडी 5 दुकान पे एक ही औरत दिखती है मेरे को। कई बार हमें भी जाना पड़ता है, अगर कोई परिस्थिति आ जाए, पत्नी की तबीयत खराब हो जाए, कोई बात आ जाए, कोई कुछ ऐसी सीन बन जाती है, मुझे जाना पड़ रहा है, तो मैं देखता हूं कि एक औरत वहां खड़ी है, अभी यहां भी खड़ी है, वो हर बैगन को छू रही है। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये एक दिन रहने वाले बैगन को इतना सोच समझ करके आप खरीदते हैं, भाव ताव करते हैं। नहीं उधर तो 20 रुपया, तू तो 22 रुपया कह रहा है। लेकिन आप 5 साल के दिन अपने भाग्य विधाता रहनुमा चुनने के लिए कुछ नहीं देखते। ये नहीं देखते कि भाई ये आदमी पॉकेटमारी के केस में पकड़ा गया था, बलात्कारी के केस में पकड़ा गया था, देशद्रोह है, या इसके ऊपर कई गुंडों का संरक्षण करता है, खुद भी गुंडा है। अब तो एफिडेविट के माध्यम से भी चुनाव में ये बताना पड़ रहा है भाई कितना केस तेरे ऊपर है, और चुनाव से पहले उसे घोषणा करना होता है, स्थानीय अखबार में छपवाना पड़ता है। आप छपवा के देखते हैं कि फलाना में इतना केस है, आपने आज तक पढ़ा ही नहीं, जानना ही नहीं चाहा कि हमारे नेता के ऊपर केस कितना है, कर्जा कितना है, लोन कितना है, डिफॉल्टर कितना है। चुनाव सुधार के पहले क्या आपके दिमाग में सुधार और आप में सुधार की आवश्यकता नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि चुनाव तो बाद में सुधरेगा, सबसे पहले आप सुधरे। और आप कैसे सुधरेंगे, प्रश्न तो इस पर होना चाहिए, चर्चा तो इस बात पर होना चाहिए। इसीलिए मैं चर्चा इस पर कर रहा हूं, क्योंकि नेता हम ही चुनते हैं और हमारे में से तो नेता है। एक बहुत बड़े नेता की मैं बात कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा। एक नेताजी से बात हुई एक मुद्दे पर। नेताजी ने मुझे बड़ी साफ शब्दों में कहा कि राकेश परमार, ये लो ना 200 रुपया और बोतल लेकर के वोट दिए हैं, मैं अपने हाथ से दिया। तुम कहा ना कि क्यों इसे बेइज्जती किए। उसकी हिम्मत नहीं है कि मेरे से बोल दे। 200 रुपया मेरे से लिया है। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस वक्त 200 रुपया की वैल्यू होती थी। 100 रुपये में आटे की थैली आ जाती थी, मतलब 2 थैलियां आता। मतलब आज का मेरे ख्याल से 450-400 रुपये का थैली है, मतलब आज का 1000 रुपया। तो आप 1000 रुपया दे करके आप वोट देंगे, तो फिर किस हैसियत से, किस अधिकार से आप उससे बात करेंगे? फिर तो वही बात करेगा ना कि पुलिस वाला कहते हैं कि क्या करे जी, 10 लाख रुपए में थाना कर दे, वसूल के तो देना पड़ेगा। आप कमिश्नर साहब से कंप्लेंट कर सकते हैं, पैसा तो उन्हीं के पास गया है। और वो धरले से वसूली करता कहता मालूम है साहब हमने क्या करना, हमको 10 लाख रुपया वसूल के इकट्ठा करना है, 10 लाख रुपए में थाने की बोली लगी है। तो अगर एक आदमी चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके आता है, तो सबसे पहले तो वो करोड़ रुपया जमा करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर वो सरकारी पार्टी में नहीं जाएगा तो ठेका कहां से मिलेगा? और अगर ठेका नहीं मरेगा तो कम से कम वोट बेचने का पैसा कहां से मिलेगा? आपने भी तो पैसा अपना वोट बेचा ही है 200 रुपये में। तो आपकी औकात है कि आप 200 रुपये में बेचे हैं, उसकी औकात है कुछ नहीं। 200 करोड़ रुपया में अपना वोट बेचा। सरकार बनाने बिगाड़ने में ऐसी खेल में उसकी लाटरी लग गई कि भाई एक वोट की जरूरत है, सरकार आएगी जाएगी, तो आदमी 200-500 करोड़ कुछ भी दे देगा, वो ले लेते हैं। और ये समय समय पर चलता ही रहता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा घूस कांड में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई सदन के अंदर वाला मामला सदन के बाहर न्यायालय में विचार नहीं होता, वो अपराध के श्रेणी में नहीं आता। हालांकि उसको बाद में वर्तमान वाले विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि नहीं, ये गलत इंटरप्रेट था, अब वो आएगा। मतलब घूस लिया गया था तभी तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था। तो इन सब विषय पर विचार अगर आप नहीं करेंगे तो मतदान में इसी तरह के लोग चुने जाएंगे और आपको ठगेंगे। जेल से चिट्ठी लिखने की नाटक करेगा और आप मान लेंगे कि हाँ चिट्ठी दिया होगा, क्योंकि इस पर चर्चा ना तो समाचार चैनल वाले कर रहे हैं कि भाई कैसे चिट्ठी जारी होगी। किसी के दिमाग में बात नहीं है। मैं भी 2-3 चैनल पर बैठता हूं, एक भी चैनल वाले ने ये नहीं कहा कि राकेश जी वो चिट्ठी कैसे जारी किया। चिट्ठी लिखने के लिए तो सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, एटलीस्ट टाइपराइटर तो होना चाहिए ना। प्रिंटर है, वो प्रिंटेड है, तो एक तो प्रिंटर कम से कम हो। जबकि बयान आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का मोबाइल जमा कर लिया गया है, और वो 2 मोबाइलें जो इस्तेमाल करता था वो कह रहे मोबाइल मिल ही नहीं रहा। मुझे मालूम है कहाँ है मोबाइल। मतलब अरविंद केजरीवाल जैसा समझदार आदमी हमारे पास, जो मैं सबसे पहली बार A4 मोबाइल लिया था सैमसंग वाला, वो भी याद के लिए रखा है, फेंके नहीं। और मेरे पास कई मोबाइल है जो टूटता पड़ता रहता है, खराब होता रहता है। कई मोबाइलें तो बंद चल नहीं रही हैं, वो सारी मोबाइलें मेरे पास है। केजरीवाल का मोबाइल फेंक दिया गया है। एक बीच में हंसी की बात कह दूं,
एक फेसबुक का ज्ञान है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं। एक आदमी कहा कि अगर आपका मोबाइल 10 साल पुराना है तो 2-3 बातें साफ और स्पष्ट हो गई। पहला कि आप लॉयल आदमी हैं, आपको नंबर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा कि आप बैंक डिफॉल्टर नहीं हैं, आपको नंबर बदलने की जरूरत नहीं है। तीसरा कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे बैंक या पुलिस आपको ढूंढ रही है, आपको नंबर बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। और चौथा कि आपको किसी की कॉल बंद करने बैन करने की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत हैं, इसीलिए नंबर नहीं बदले। मेरा नंबर मोबाइल कंपनी जब एयरटेल बनी थी उस वक्त हच और एयरटेल होता था, हचे होता शायद, जो आजकल वोडाफोन है। तो उस वक्त नंबर लिया था जिस वक्त इनकमिंग और आउटगोइंग में पैसा लगता था, मतलब आप फोन करेंगे तभी नहीं आएगा तब भी पैसा लग रहा था। उस जमाने का मेरा मोबाइल है, नंबर है, वही नंबर है, आज तक चल रहा है, नंबर बदले ही नहीं। और आज तक हम नहीं बदले, वही आदमी है। अरविंद केजरीवाल का मोबाइल बदल गया, उसका मोबाइल उसके पास नहीं और पता भी नहीं है कि कहाँ है। हम ये तो नहीं मान सकते कि भाई पैसे की कमी आई थी इसलिए वो कबाड़े में मूंगफली के लिए भेज दिया, क्योंकि हमारे गली में चिल्लाते रहते हैं पुराने मोबाइल से मूंगफली लीजिए। तो कहीं का केजरीवाल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो मोबाइल से मूंगफली लेके बच्चों को खिला दिया, तो ये भी बताए। इन सब चीजें करने की हिम्मत उसके पास है इसलिए कि उसको आप पर भरोसा है कि आप इन सब प्रश्नों को नहीं पूछेंगे, बटन दबा देंगे, अपना अकल नहीं लगाएंगे। आज का मेरा मुद्दा यही है कि बहकावे में न आए, अपना अकल लगाएं और जन प्रतिनिधि चुनने में अपना सर्वोत्तम सोच लगा करके प्रतिनिधि चुने, क्योंकि आपके पास सिर्फ बटन दबाने का अधिकार है, उसके बाद सारा अधिकार उसके पास है, दोबारा आपके पास नहीं है। वो जो भी करेगा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपको बताया जाएगा, वो आपको हर दिन बेचेगा। तो यह विचार जरूर करिएगा, क्योंकि इतने बड़े लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि अगर बढ़िया, ईमानदार, कर्मठ और कर्तव्यपरायण ना हो तो लोकतंत्र खत्म होने में समय नहीं लगेगा। और उसका शुरुआत हो गया है, क्योंकि लोग केजरीवाल को चुनने के बाद अब कह रहे हैं कि किसको चुने, क्योंकि बड़ा सपने दिखा करके केजरीवाल आया था और यह सबसे ज्यादा करप्ट निकला। यह बात लोगों के दिलों में घर कर गया है कि आखिर जाए तो जाए कहां, विश्वास करे तो किस पर करे। आप इस पर विश्वास और विचार जरूर करिएगा कि इसका क्या विकल्प हो। अंत में आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि चुनाव में इन सब विषय पर विचार करके करिएगा। एक बार अपने से प्रश्न पूछिएगा और तब मतदान करिएगा। मैं समझ सकता हूं कि आप उचित मतदान करेंगे। और अंत में कि यह भी विचार हो कि आप किसे मतदान करें या आप निर्णय लें, लेकिन अब तक पार्टी निर्णय लेती है कि आप किसे मतदान करें। जैसे आजकल हो रहा है ना कि भाजपा ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की, वरुण गांधी का टिकट काट दिया। अब वरुण गांधी उसके योग नहीं थे, ये भाजपा ने डिसाइड किया है। पीलीभीत के लोगों की क्या इच्छा थी यह पार्टी ने नहीं विचार किया। तो प्रश्न ये भी हो, क्योंकि हमारे पास जो आएगा हम उसी को तो मतदान देंगे। तो यह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ी खामी है। लोकतंत्र कहा जाता है लेकिन इसमें लोक कहाँ है, यह तंत्र के अधीन है। क्योंकि मेरे बलिया से कौन उम्मीदवार होगा, मुझे अभी उस लिस्ट का इंतजार है कि बलिया में भाजपा किसको उतारती है, कांग्रेस किसको उतारती है, सपा किसको उतारती है, और उन्हीं में से मुझे चयन करना है। अगर मान लीजिए कि उन सब में से कोई नहीं तो मैं क्या करूंगा, अंत में नोटा का सोटा चलाऊंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि नोटा का सोटा नाली में घी गिराने जैसा है। अगर आप खुद नहीं खा रहे किसी गरीब को दे दीजिए जो घी खरीदने की हिम्मत न रख रहा हो और खाने की उसकी इच्छा हो। लोकतंत्र मजबूत तब नहीं होता जब आदमी नोटा का सोटा चलाता है। लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब लोक प्रतिनिधि को चुन करके भेजता है। तो ये विचार ये भी हो, इस पर भी बात चलेगी। लेकिन फिलहाल कम से कम जो प्रतिनिधि आपके सामने परोसे जा रहे हैं उनमें से बेहतर को चुनिए और अपना भविष्य बनाइए, उनका नहीं। इस बात पर विचार जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सबको प्रणाम और भारत माता को सादर प्रणाम।